हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो भी जेएसएससी उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और जेएसएससी के आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले और वीडियो की जानकारी मिल सके। तो कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि भीमा कहानी को भी हम लोग हिंदी में ही पढ़ेंगे, और कहानी समाप्त होने के बाद हम लोग 20 MCQ को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है भीमा। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखक परिचय। तो लेखक का नाम मनपूरन गोस्वामी। इनका जन्म 12 सितंबर 1944 को हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था? तो पुंडरू गांव, चंदन क्यारी, बोकारो में हुआ था। तो लेखक का जन्म जिस गांव में हुआ था उस गांव का नाम पुंडरू गांव है। और ये पुंडरू गांव कहाँ पर स्थित है? तो चंदन क्यारी में, और चंदन क्यारी बोकारो में स्थित है। इनके माता जी का क्या नाम था? इनके माता का नाम मुक्तेश्वरी देवी, पिता का नाम भूषण चंद्र। और इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई, मतलब इसकी पढ़ाई, लेखक ने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए थे? तो IC प्लस ITI, मतलब इंटर करने के बाद उन्होंने ITI किया था। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अगहन महीना का समय था, खेत का धान पूरा पका नहीं था। तो अगहन महीना का समय था और खेत का धान पूरा पका भी नहीं था। बेचारा छोटवा आधा पका हुआ धान काट के धान का बोझा अपने सिर पर लेकर आ रहा था। और छोटवा आधा पका हुआ धान को ही काट कर अपने सिर पर लेकर आ रहा था। तो गांव के शुरू में पंडित जी के दरवाजे पर भीड़ देखकर वह रुक गया। और जैसे ही छोटवा गांव घुसते समय पंडित जी का घर शुरू में ही था, तो वहाँ देखा भीड़ है, और वह भीड़ देखकर वहीं पर रुक गया। भीड़ में एक आदमी को पूछा तो पता चला कि पंडित जी की बेटी, जिसकी शादी इस वर्ष हुई थी, वह विधवा हो गई है। और छोटवा ने भीड़ में से एक आदमी को पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ? तो उस आदमी ने कहा कि पंडित जी की बेटी, जिसकी शादी इसी वर्ष हुई है, तो वह विधवा हो गई है, क्योंकि पंडित जी के दामाद को आतंकवादी ने गोली मार दी है। तो वो उसके दामाद की मृत्यु क्यों हो गई है? तो उसके दामाद को आतंकवादी ने गोली मार दी है। तब छोटवा के मुंह से तुरंत निकला, क्यों पंडित जी ने अपनी बेटी और दामाद की जन्म पत्रिका अच्छा से गना पढ़ा के शादी नहीं की थी क्या? तब छोटवा के मुंह से तुरंत आवाज़ निकला, और उन्होंने कहा कि क्यों पंडित जी ने अपनी बेटी और दामाद की जन्म पत्रिका को एक अच्छे पंडित से गना कर शादी नहीं की थी क्या? और इतना बोलकर वह वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद हम चाचा भतीजा पलटू के दुकान में चाय पीने गए। तो थोड़ी देर बाद लेखक और लेखक का भतीजा पलटू के दुकान में चाय पीने गए थे। तब वहाँ भतीजा बोला, चाचा आज छोटवा का व्यवहार हमको ठीक नहीं लगा। तो छोटवा ने जो कहा पंडित जी के बारे में, उसके बारे में लेखक का भतीजा क्या बोला कि ये छोटवा का व्यवहार हमको ठीक नहीं लगा। मुसीबत के समय किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और क्या बोला कि मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसी दुकान में नीरू दा भी चाय पी रहे थे, और जिस दुकान में लेखक और छोटवा चाय पी रहे थे, तो उसी दुकान में नीरू दा भी चाय पी रहे थे। उन्होंने सुनकर तुरंत कहा, अंदर की मार तो सहा जा सकता है बाबू, तुम क्या जानोगे, थोड़ा इंतज़ार करोगे तो एक कहानी बोलेंगे। और नीरू दा ने क्या कहा कि अंदर की मार तो सहा जा सकता है, और तुम क्या जानोगे, तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। चाय पीने के बाद नीरू कहानी सुनाने लगा। और चाय पीने के बाद नीरुदा एक लेखक के भतीजे को एक कहानी सुनाने लगा। एक गांव का नाम कान काटा था, और उस गांव में एक नाई था। तो लेखक जिस कहानी को नीरुदा जिस कहानी को लेखक के भतीजे को सुना रहे थे, तो उस कहानी में गांव का नाम क्या था? कान काटा था। और उस गांव में एक नाई था। नाई की बहू बहुत पढ़ी लिखी थी, और अपने बच्चा भीमा को पढ़ाने लिखाने के लिए दोनों पति पत्नी मेहनत करते थे। और नाई की बहू, मतलब नाई की पत्नी, बहुत पढ़ी लिखी थी, और अपने बेटे भीमा को पढ़ाने लिखाने के लिए दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करते थे। भीमा ने मैट्रिक परीक्षा पास की और अच्छे नंबर से, और अपने आसपास के क्षेत्र में टॉप किया। तो भीमा ने मैट्रिक परीक्षा पास किया अच्छे नंबर से, और अपने आसपास के जितने भी गांव आते थे उसमें से वो टॉप किया। गांव के और भी बच्चे पास किए। सभी लोग मिठाई बांटने लगे, और सभी लोग चर्चा करने लगे कि अब किस कॉलेज में पढ़ेंगे।
तो गांव के और भी बच्चे पास किए थे और सब लोग गांव में मिठाई बांटने लगे और यह भी चर्चा करने लगे कि अब हम लोगों को किस कॉलेज में पढ़ना है। भीमा अच्छे नंबर से पास किया है तो वह कौन से कॉलेज में पढ़ेगा उसकी भी वो लोग चर्चा कर रहे थे। तो भीमा एक अच्छे नंबर से पास किया था और उसकी भी चर्चा कर रहे थे कि अब भीमा किस कॉलेज में पढ़ेगा। भीमा ज़्यादा नंबर से पास करने के बाद भी कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहा था, इसलिए वह गुमसुम बैठा हुआ था। भीमा ने ज़्यादा नंबर लाया लेकिन फिर भी वो अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहा था, इसलिए वह घर में अपना गुमसुम बैठा हुआ था। क्या रे भीमा, तुम भी मैट्रिक परीक्षा पास किया कि नहीं? राय बाबू हुक्का पीते हुए जा रहे थे। तभी भीमा को उदास देखकर पूछा, और जब भीमा उदास बैठा हुआ था, गुमसुम बैठा हुआ था, तो वहीं से राय बाबू हुक्का पीते हुए जा रहे थे। और राय बाबू ने भीमा से कहा, क्या रे भीमा, तुम भी क्या मैट्रिक परीक्षा पास किए हो? तब भीमा थोड़ी खुशी से बोला, हाँ चाचा, फर्स्ट डिवीज़न में, और हम लोगों के गांव में सिर्फ हम ही पास किए हैं। तो भीमा क्या बोला कि हम फर्स्ट डिवीज़न पास किए हैं और हम लोगों के गांव में फर्स्ट डिवीज़न सिर्फ हम ही पास किए हैं। तब राय बाबू बोलता, हाँ बेटा, तुम फर्स्ट डिवीज़न से पास करो या और कोई डिवीज़न से पास करो, तुम्हें तो हजामत ही बनाना पड़ेगा। तब राय बाबू क्या बोलते हैं भीमा को कि तुम फर्स्ट डिवीज़न से पास करो या और कोई डिवीज़न से पास करो, लेकिन तुम्हें तो नाई का ही काम करना पड़ेगा, तुम कोई साहब नहीं बन पाएगा। यह बोलकर राय बाबू वहाँ से चला गया अब भीमा घर आकर अपनी माँ को सब बात सुनाया और कहा, माँ, हम मामा के पास खबर देने जाएंगे। तो माँ बोली, ठीक है, खाना खाने के बाद चला जाना। क्योंकि राय बाबू के नियत से भीमा बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि और आदमी हमको इस तरह का ताना न मारे, इसलिए भीमा बहाना बनाकर अपने गांव से बाहर अपने मामा के पास चला जाता है। तो राय बाबू ने जो भीमा को कहा था कि तुम कोई साहब नहीं बनेगा, तुम्हें तो नाई का ही काम करना पड़ेगा, इससे भीमा बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि और कोई व्यक्ति हमें ताना ना मारे, इसलिए बहाना बनाकर वो अपने मामा के पास चला जाता है। भीमा का मामा कोयला खदान में काम करते थे और रविवार को सुबह अपने साहब का बाल दाढ़ी भी बनाते थे। भीमा का मामा कोयला खदान में काम करते थे और संडे के दिन जब छुट्टी होता था तब वो अपने साहब का बाल दाढ़ी भी बनाते थे। भगना कॉलेज में नहीं पढ़ेगा, यह जानकारी, मतलब उसका भागना जो है भीमा कि वो कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहा, यह जानकर भीमा को दूसरी जगह ले गया और साहब से विनती कर भीमा को काम में लगा दिया। अब भीमा काम करने लगा, प्रत्येक महीना घर पिताजी के नाम से पैसा भी भेजने लगा और एक छत घर भी बना लिया और खुशी से रहने लगा। तो भीमा ने भी वहाँ काम करना शुरू किया और जब वो काम करने लगा तो वो प्रत्येक महीना अपने पिताजी के नाम से घर पैसा भी भेजता था और एक छत का मतलब घर भी बना लिया और खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन उस गांव में 2-4 ऐसे लोग भी थे जो दूसरों की तरक्की देखकर जलते थे, और उस गांव में मतलब भीमा के गांव में 2-4 ऐसे लोग भी थे जो भीमा की मतलब दूसरों की तरक्की देखकर जलते थे। उन लोगों को जलन होने लगी थी। अब जब भीमा जब आगे बढ़ने लगा तो उन लोगों को जलन होने लगी थी और भीमा को परेशान करने लगा। कभी कभी बैल बकरी का झगड़ा, तो कभी कभी छुआछूत का झगड़ा, और नल में पानी भरते समय भी झगड़ा इत्यादि। फिर भी भीमा और उसकी माँ इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। तो 2-4 जो लोग थे, दुष्ट लोग थे, वो भीमा के परिवार को परेशान करना चाहते थे। तो कभी कभी वो लोग झूठ मूठ के बैल बकरी के नाम से भी भीमा के परिवार से लड़ जाते थे, और कभी कभी छुआछूत के कारण भी लड़ाई होता था, और नल में पानी भरने के कारण भी झगड़ा होता था, और भी बहुत सारे कारण थे। और लेकिन फिर भी भीमा और उसकी माँ इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वे लोग जानते थे कि काला कौवा कभी सफ़ेद हंस नहीं बन सकता। भीमा और उसकी माँ जानते थे कि ये लोग जो हम लोग को परेशान कर रहे हैं, ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकता, न कि दूसरों को आगे बढ़ने देंगे, इसलिए उन लोग इन सब बातों से उन लोग घबराते नहीं थे। भीमा हिसाब से नौकरी का पैसा खर्च करता था, और भीमा को नौकरी से जितना भी पैसा मिलता था वो हिसाब से खर्च करता था, और वो माँ पापा की सेवा और अपने छोटे भाई को पढ़ाना लिखाना चाहता था। भीमा पैसा को बचाता था इसलिए कि वो अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता था और अपने छोटे भाई को पढ़ाना लिखाना चाहता था।
लेकिन जिस गांव में जाति भेदभाव हो वहाँ अच्छे आदमी को शांति नहीं मिल सकती है। लेकिन जिस गांव में जाति जाति में भेदभाव होता है उस गांव में अच्छा इंसान मतलब अच्छे आदमी नहीं रह सकते हैं। गांव का धनी आदमी दबंग, भ्रष्टाचारी बाबा और गुमनमुहा आदमी सभी भीमा के परिवार की चुगली करने लगे थे। और उस गांव में धनी आदमी और जो मंदिर में बाबा होता है और जो गुमनमुहा आदमी मतलब जो कम बोलता है, सभी लोग भीमा के परिवार की चुगली करने लगे और कूटनीति भी करने लगे थे। ये सभी लोग सिर्फ भीमा के परिवार की नुक्स खोजने लगे थे लड़ाई लड़ने के लिए। और ये जो लोग थे दबंग आदमी और मंदिर के जो बाबा है और जो गुमनमुहा आदमी जो बहुत कम बोलता है, ये लोग भीमा के परिवार की नुक्स खोजने लगे थे, मतलब किस कारण से भीमा के परिवार से लड़ा जाए और इसे परेशान किया जाए। भ्रष्टाचारी बाबा ने अपना जाल बहुत दूर तक और बहुत मजबूती से फैला के रखा था। ये जो भ्रष्टाचारी बाबा है मतलब मंदिर का जो बाबा है उसका उस गांव में जो उसका जो नेटवर्क था मतलब जाल था बहुत दूर तक फैला हुआ था और बहुत मजबूती के साथ फैला था। मतलब सभी लोग उस बाबा को अच्छा मानते थे और बाबा जो बोलते थे वो लोग मानते भी थे। तो भ्रष्टाचारी बाबा का जो नेटवर्क था उसका कुछ एजेंट भी थे उसके, जैसे कि ओझा, सोखा और भगत। तो भ्रष्टाचारी बाबा के नेटवर्क के एजेंट कौन कौन थे? ओझा, सोखा और भगत। इस गांव में डॉक्टर से ज़्यादा ओझा का महत्व था। तो जो कानकटा गांव था उस गांव में डॉक्टर से भी ज़्यादा ओझा का महत्व था। और सबसे ज़्यादा महत्व मंदिर का था। और सबसे ज़्यादा महत्व किसका था? तो मंदिर का था। यदि किसी की तबीयत खराब होती तो सबसे पहले ओझा को बुलाया जाता था। यदि उस गांव में किसी की अगर तबीयत खराब हो जाती थी तो डॉक्टर के पास न ले जाकर ओझा को बुलाया जाता था, क्योंकि डॉक्टर से ज़्यादा ओझा का उस गांव में महत्व था। और झाड़ फूँक करवाया जाता था। ओझा के पास बीमारी का कारण होता था और ओझा के पास जो बीमारी का इलाज कराने के लिए जाता था तो वो बीमारी का कारण मतलब 2-4 को कारण बताता था, जैसे कि नज़र लगना, काली साया, डायन भूत इत्यादि। उसके पास जो भी जाते थे इलाज कराने के लिए तो यही सब कारण बताकर बोलते थे कि अब तुम्हारा तबीयत इसी कारण से खराब हुआ है। यदि किसी की तबीयत ओझा के झाड़ फूँक से अच्छा नहीं होता तो उसे सोखा के पास रेफ़र किया जाता था। और ओझा के झाड़ फूँक से यदि किसी का तबीयत खराब नहीं होता था तो उसे आगे सोखा के पास भेजा जाता था। सोखा बीमारी का इलाज नाखून देखकर, पानी में मंत्र पढ़कर, सिंदूर के द्वारा और सरसों में मंत्र पढ़कर इलाज करता था। और सोखा बीमारी का इलाज कैसे करता था? तो बीमार व्यक्ति का नाखून देखकर या एक गिलास में पानी लेकर उसमें कुछ मंत्र पढ़कर, सिंदूर में भी मंत्र पढ़कर और सरसों में भी मंत्र पढ़कर उसका इलाज करता था। उसके बाद वो जाकर बोलता था कि जो सरसों है, पानी है, बोलता इसको मंत्र पढ़ के देता था और बोलता इस लीजिए, इसको आप पी लीजिए और सरसों को आप अपने घर के अगल बगल में छींट दीजिए या तो फिर उसको गर्दन में माला बनाकर बांध लीजिए। उसके बाद भगत के पास रेफ़र किया जाता था। यदि सोखा के पास जाने से बीमारी का इलाज सही नहीं होता था तो उसे भगत के पास भेजा जाता था। भगत मतलब जिनके शरीर में देवी मैया, भगवती मैया, बजरंगबली, काली माँ और कई भगवान आते थे। भगत है तो भगत के शरीर में देवी मैया, भगवती मैया और बजरंगबली और कई सारे भगवान आते थे। भगत बीमारी को दूर करने के लिए भ्रष्टाचारी बाबा के पास मन्नत मांगने के लिए भेजता था। और भगत क्या करता था कि बीमारी को दूर करने के लिए वो भ्रष्टाचारी बाबा के पास मन्नत मांगने के लिए भेजता था। और भ्रष्टाचारी बाबा जो चढ़ाने के लिए बोलते थे उसे चढ़ाना होता था। भगत जो जैसे ही किसी बीमार व्यक्ति को पंडित जी के पास मतलब भ्रष्टाचारी बाबा के पास भेजता था तो वो भ्रष्टाचारी बाबा उसके परिवार वालों को मंदिर में कुछ चढ़ाने के लिए बोलते थे। और जो चढ़ाने के लिए बोलते थे वही उसको चढ़ाना ही होता था। इतना करने के बावजूद भी यदि बीमार व्यक्ति मर जाता तो इन लोगों का कोई दोष नहीं। और इतना करने के बावजूद भी यदि किसी की तबीयत सही नहीं होती है या तो फिर वो आदमी मर जाता है फिर भी इन लोगों का कोई दोष नहीं। यह लोग दोस्त भाग्य को देते थे और बोलते थे कि भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। एक दिन मगन के बाड़ी में भीमा की बकरी घुस जाती है। मतलब बाड़ी मतलब हो गया उसका खेत खलिहान।
तो एक दिन मगन के बारी में भीमा की बकरी घुस जाती है, जिसके कारण मगन की पत्नी और भीमा की माँ के बीच बहुत लड़ाई होती है। तो भीमा का बकरी उसके बारी में मतलब खलिहान में घुस जाती है, तो जिस कारण से मगन की पत्नी और भीमा की माँ के बीच बहुत लड़ाई होती है। 2 दिन बाद मगन के बेटे का सिर दर्द और बुखार हुआ, और 2 दिन के लड़ाई होने के 2 दिन के बाद मगन के बेटे का सिर दर्द और बुखार हुआ। वह झाड़ फूँक के लिए ओझा को बुलाया, और झाड़ फूँक के बाद भी बुखार कम नहीं हुआ। तब मगन मंदिर के बाबा के पास मन्नत मांगने गया। तो जैसे उसका बेटा का तबीयत खराब हुआ तो झाड़ फूँक के लिए उन्होंने ओझा को बुलाया, और झाड़ फूँक से भी सही नहीं हुआ तो मगन अपने बेटे को मंदिर के बाबा के पास मन्नत मांगने के लिए चला जाता है कि मेरे बेटे का तबीयत सही हो जाए। तो बाबा ने चावल, अगरबत्ती, फूल लाने के लिए कहा, और मगन ने सब कुछ लाया और बाबा पूजा करने लगा। तो मगन को बाबा ने क्या क्या लाने के लिए कहा, तो चावल, अगरबत्ती, फूल इत्यादि मतलब और भी सामान लाने के लिए कहा। तो मगन ने सब कुछ ला दिया, और उसके बाद बाबा ने पूजा शुरू किया। पूजा करने के बाद बाबा ने बोला, जाओ यह फूल बच्चे के सिर से मतलब स्पर्श कराओ, मतलब टच कराओ, और थोड़ा सा प्रसाद खिलाओ, और कहा माँ की कृपा से बच्चे को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो मंदिर के बाबा ने मगन को फूल दिया, बोला कि जाइए आप घर जाइए और इस फूल को बच्चे के सिर से थोड़ा मतलब स्पर्श कराइए और थोड़ा सा प्रसाद खिलाओ, और कहा कि माँ की कृपा से बच्चे को कुछ नहीं होगा और सब ठीक हो जाएगा। मगन मंदिर से घर आ रहा था, और मगन उसके बाद मंदिर से अपना घर जाने लगा। तब उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी, और मगन जैसे ही अपना घर पहुंचने वाला था तो घर से कुछ देर पहले उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। तब घर आकर देखा कि उसका बच्चा मर गया, और वो घर आकर क्या देखता है कि उसका बच्चा मर जाता है। तब मंदिर के बाबा को यह खबर सुनकर उसके दिमाग में कूटनीति चलने लगा, और मंदिर के बाबा को भी यह खबर सुनाई मिला कि उसका बच्चा मर गया। तो उसके बाद से उसके दिमाग में, बाबा के दिमाग में कूटनीति चलने लगा, और मगन के घर गया और बोला, एक छड़ी लाओ और थोड़ा सा सरसों लाओ। और उसके बाद बाबा ने क्या बोला कि आप एक छड़ी लाओ और थोड़ा सा सरसों लाओ। बाबा मिट्टी के ऊपर कुछ लिखा और उसके ऊपर कुछ सरसों फेंक दिया, और उसके बाद बाबा ने क्या किया, मिट्टी पर कुछ लिखा और मिट्टी उसी लिखा हुआ में थोड़ा सा सरसों फेंक दिया, और बोला, मगन तुम्हारा बेटा बुखार से नहीं मरा है। उसके बाद क्या बोला कि मगन तुम्हारा बेटा बुखार से नहीं मरा है, बल्कि उसे किसी डाइन ने मार दिया है। और बाबा क्या बोला कि तुम्हारा बेटा बुखार से नहीं मरा है, बल्कि उसे किसी डाइन ने मार दिया। तब मगन बोला, कौन है, आप नाम बताइए, क्योंकि उसका बेटा मर गया था तो मगन का खून गर्म हो गया था, इसलिए वो बोला कि आप कौन है, उसका आप नाम बताइए। तब बाबा ने कहा, किसी बड़े सोखा से पूछना, वो नाम बता देगा। और बाबा ने क्या कहा कि किसी बड़े सोखा से पूछना तो वो नाम बता देंगे, और यह कहकर बाबा चला गया। उसके कुछ दिन बाद मगन बड़े सोखा के पास गया। तब सिखाया गया सोखा ने भीमा के माँ का नाम लिया, और जो बाबा जो बोल के गए थे कि किसी बड़े सोखा के पास आप जाइएगा तो आपको नाम बता देगा, और वो बड़ा सोखा कौन था ना, ये बाबा का चेला ही था। उसको सब कुछ बाबा ने सिखा दिया था कि कैसे क्या या कैसे किसी का नाम लेना है। तब मगन जब बड़े सोखा के पास जाता है तो बड़े सोखा ने भीमा के माँ का नाम लिया। उसके बाद पूरे गांव में यह खबर फैल गई, और पंचायत में भी भीमा के माँ को डाइन साबित कर दिया गया। उसके बाद यह खबर पंचायत में पूरे गांव में फैल गई कि भीमा की माँ डाइन है, और जब गांव में पंचायत ही बैठता है तो पंचायत में भी साबित हो गया कि भीमा की माँ डाइन है। वाह रे गाँव और वाह रे गाँव का विचार। उसके बाद लेखक क्या बोलते हैं कि वाह रे गाँव और वाह रे गाँव वालों का विचार। भीमा के दरवाजे में भीड़ जमा हो गई। उसके बाद भीमा के दरवाजे में भीड़ जमा हो गई, और सब लोग बोलने लगे कि भीमा की माँ डाइन है। और सब लोग क्या बोलने लगे कि भीमा की माँ डाइन है, इसे सज़ा देना होगा, बाहर निकालो इसे। उसके बाद भीमा की माँ घर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब जब सब लोग हल्ला करने लगे कि भीमा की माँ डाइन है, इसे बाहर निकालो, इसे सज़ा देना पड़ेगा, तो यह सुनकर भीमा की माँ घर घुस जाती है और दरवाज़ा को अंदर से बंद कर लेती है। भीमा के पिताजी हाथ जोड़ने लगे, लेकिन गांव के दुष्ट लोगों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। और भीमा के पिताजी गांव वालों के सामने हाथ जोड़ने लगे कि हमें माफ़ कर दीजिए,
लेकिन गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने उसे धक्का दे दिया और गिरा दिया और दरवाज़ा तोड़ दिया। तब सभी लोगों ने देखा कि भीमा की माँ ने फांसी लगा ली है। उसके बाद से सभी लोगों ने क्या देखा कि भीमा की माँ ने फांसी लगा दी है। यह खबर सुनकर भीमा अपने गांव पहुंचा और अपनी मां के क्रियाक्रम करने के बाद, और ये तब जिस टाइम यह घटना हो रही थी तो उस टाइम भीमा कहाँ पर था ना, अपने मामा के पास था, अपना काम कर रहा था। लेकिन जब जैसे ही उसे यह खबर सुनाई मिली कि उसकी माँ मर गई है तो भीमा अपने गांव पहुंचा और अपनी माँ की क्रियाक्रम करने के बाद पिताजी को कुछ रुपया दिया और जाने के समय बोला अच्छे से रहिएगा। जैसे 10-12 दिन का क्या होता नहीं जो भोज का कार्यक्रम, वो करने के बाद भीमा ने पिताजी को कुछ रुपया दिया और गांव से जाने के समय बोला कि अच्छे से रहिएगा, हम और इस गांव में कभी नहीं आएंगे। और भीमा क्या बोला कि और आप अच्छे से रहिए और इस गांव में हम कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जिस मिट्टी में मेरी माँ को अपनी जान देनी पड़े बिना किसी दोष का, उस मिट्टी का हम बहिष्कार करते हैं। तब भीमा ने क्या कहा अपने पिताजी से कि जिस मिट्टी में मेरी माँ को अपनी जान देनी पड़ी बिना किसी दोष का, उस मिट्टी का हम बहिष्कार करते हैं। इतना बोलकर भीमा रोते हुए चला जाता है और दुष्ट आदमी यह देखकर हंसने लगा। और भीमा ने वो चीज़ अपने पिताजी को बोलकर रोते हुए गांव से बाहर जाने लगा। तो गांव के कुछ दुष्ट आदमी यह देखकर हंसने लगे और बोलने लगे साला नवा बहुत बढ़ गया था। और ये क्या बोलने लगे कि साला नवा, तुम मतलब भीमा को बोलने लगे कि तुम बहुत बढ़ गया था। इसका परिणाम 10 वर्ष बाद दिखा। तो भीमा के परिवार के साथ जो घटना हुई थी तो उसका परिणाम पूरे गांव के मतलब उसका जो असर हुआ पूरे गांव में देखने के लिए मिला। इसका कब हुआ? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद इस क्षेत्र में चोरी डकैती मारकाट की ऐसी आंधी चली कि और कभी शांत नहीं हुआ। 10 वर्ष के बाद क्या घटना हुई ना, उस गांव में चोरी होना शुरू हो गया, डकैती होना शुरू हो गया, मारकाट होना शुरू हो गया और उस गांव में ऐसा आंधी चला कि वो कभी शांत ही नहीं हुआ। बाबा के दामाद की भी हत्या इसी घटना में हो जाती है। चोरी डकैती और मारकाट की जो घटना होने लगी और उसी घटना के क्रम में बाबा के दामाद की भी हत्या हो जाती है। इस आंधी में कितने निर्दोष और गरीब लोगों को परेशानी हो रही है। और ये जो आंधी चली, जो गांव में तो कुछ अच्छे लोग भी थे, उन लोगों का कोई दोष भी नहीं था, उन लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही थी जिसका कोई दोष नहीं था। उग्रवादी को जन्म देने वाला रूढ़िवादी समाज मतलब जिनकी पुरानी सोच होती है, पुलिस और प्रशासन है। तो उग्रवादी को जन्म देने वाला कौन है ना, रूढ़िवादी समाज, पुलिस और प्रशासन है। सबसे ज़्यादा दोषी ऊपर वाला है। और ये जो उग्रवादी है उसको जन्म देने का मतलब सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? तो ऊपर वाला है। उग्रवादी का जन्मदाता अनपढ़ नेता लोग हैं। और उग्रवादी का जन्मदाता कौन है? तो अनपढ़ नेता लोग हैं। तब नीरुदा ने बोला, यह छोटवा भीमा का पिता है, बेचारा अपनी मिट्टी में मेहनत करता है और अपना पेट भरता है। वो जो छोटवा था, छोटवा कौन था ना, भीमा का पिताजी था। अभी भीमा के परिवार के साथ जब ऐसी घटना हुई थी, इस कारण से छोटवा ने कहा था कि क्या पंडित जी ने अपनी बेटी और दामाद का जन्म पत्रिका अच्छे से गाना पढ़ाकर शादी नहीं किया था। अब लेखक के भतीजे को सब कुछ समझ में आ जाता है। तो चलिए इस कहानी से कुछ MCQ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हाँ, लेकिन MCQ क्वेश्चन खोटा में है। कौन महीनाई, पहला क्वेश्चन, कौन महीनाई खेतेक धान पूरा नाय पकल है? तो कौन सा महीना में था? तो अगहन महीना में था। दूसरा क्वेश्चन, गाँवक मुड़ाई पाड़े बाबा के द्वारे छोटवा किले डलायल हलै। और जब छोटवा धान लेके आ रहा था तो वो गांव के मतलब शुरू में पंडित जी के घर में के दरवाजे पर क्यों खड़ा हो गया था? तो क्यों खड़ा हो गया था? पहला ऑप्शन कथा हुआ हलै, दूसरा भीड़ लागल है, तीसरा में मेला लागल है, चौथा में कोनो नहीं। तो क्या था? तो भीड़ लगा हुआ था। ख नंबर। भीमा कौन गाँव कहानी लगे? जो नीरुदा थे वो लेखक का भतीजा को कहानी जो सुना रहे थे, वो उस कहानी में कौन सा गांव का जिक्र किया गया था? तो कानकाटा गांव का जिक्र किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? क नंबर। 4 नंबर, ई गाँव डॉक्टर से बेसी केकर मान है? मतलब इस गांव में डॉक्टर से ज़्यादा मतलब महत्व किसका था? तो क नंबर ओझा का, ख नंबर पांडे का, ग नंबर सोखा का, घ नंबर भीमा का। तो किसका ज़्यादा महत्व था? तो ओझा का ज़्यादा महत्व था। तो इसका आंसर क नंबर।
5वां नंबर, गाँवक लोक जौन मिलकर केकरा डायन साबित कर देलकै, मतलब गांव के लोगों ने मिलकर किसको डायन साबित कर दिया। तो किसको डायन साबित कर दिया? पहला ऑप्शन छोटवा कर बहू, दूसरा ऑप्शन भीमा कर बहू, तीसरा ऑप्शन पांडे कर बहू, चौथा ऑप्शन सोखा कर बहू। तो किसको डायन साबित कर दिया था? भीमा की माँ को, तो भीमा की माँ मतलब छोटवा के बहू को। तो इसका आंसर कौन नंबर होगा? 6ठा नंबर, भीमा कौन रकम के कहानी लगे। ये जो भीमा कहानी है किस प्रकार का कहानी है? काना पतियार, आतंकवादी, मूर्ख रकम, कोनो नहीं। काना पतियार मतलब होता है अंधविश्वासी, और दूसरा ऑप्शन आतंकवादी, तीसरा ऑप्शन मतलब ये भीमा कहानी है क्या मूर्ख टाइप का कहानी है? नहीं, मूर्ख टाइप का कहानी नहीं है। और ऑप्शन कोनो नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काना पतियार मतलब अंधविश्वास टाइप का कहानी है। 7वां क्वेश्चन, मकड़ी जाल माने की हुआ है। जो मकड़ी का जो जाल था, बाबा का जो जाल था, मतलब मकड़ी जाल, वो उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ क्या होता है? तो नेटवर्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन नंबर। छोटवा कौन रकम धान काट के आवो हल है। तो जो छोटवा था किस प्रकार का धान काट के आ रहा था? पहला ऑप्शन आधा पकल, मतलब पूरा पका हुआ नहीं था, दूसरा ऑप्शन खींचा, तीसरा ऑप्शन जवाल, चौथा ऑप्शन कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन नंबर, आधा पकल। भीमा के मामा कहाँ काम करो हले। जो भीमा जब अपने मामा के पास गया तो भीमा के मामा कहाँ काम कर रहा था? पहला ऑप्शन ऑफिस में, दूसरा ऑप्शन दुकान में, तीसरा ऑप्शन कोयला खदान में, चौथा ऑप्शन फैक्ट्री में। तो भीमा के मामा कहाँ काम करते थे? तो कोयला खदान में काम करते थे। 10वां नंबर, आतंकवादी के जन्म देने वाला के है, मतलब आतंकवादी को जन्म देने वाला कौन है? पहला ऑप्शन पुलिस, दूसरा ऑप्शन नेता, तीसरा ऑप्शन रूढ़िवादी समाज, चौथा ऑप्शन सबे। तो आतंकवादी को जन्म देने वाला कौन है? तो पुलिस भी है, नेता भी है और रूढ़िवादी समाज भी है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ नंबर सबे। भीमा के कहानी टा के कही के सुना है, मतलब भीमा के कहानी को बोलकर कौन सुना रहा था? पहला ऑप्शन छोटवा, दूसरा ऑप्शन निरुदा, तीसरा ऑप्शन पांडे, चौथा ऑप्शन लेखक। तो भीमा कहानी को कौन बोल के सुना रहा था? तो निरुदा लेखक के भतीजे को सुना रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? ख नंबर। मनपूरन गोस्वामी के जन्म कखन भेल हलै। तो मनपूरन गोस्वामी के जन्म कखन भेल हलै? तो इसका जन्म ग नंबर 12 सितंबर 1944 को हुआ था। केकरो असुख बेसुख भेले पहले केकरा डाकल जा हलै, मतलब गांव में किसी की तबीयत खराब होने से जब होती थी तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता था? पहला ऑप्शन ओझा को, दूसरा ऑप्शन सोखा को, तीसरा ऑप्शन भगत को, चौथा ऑप्शन पांडे को। तो तबीयत खराब होने पर गांव के लोग सबसे पहले किसको बुलाते थे? तो ओझा को बुलाते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? क नंबर ओझा। मकर जाल के एजेंट के रहल है, मतलब जो पंडित जो था भ्रष्टाचारी बाबा, उसके जाल का जो नेटवर्क था उसका एजेंट कौन कौन थे? तो पहला ऑप्शन ओझा, दूसरा ऑप्शन भगत, तीसरा ऑप्शन सोखा, चौथा ऑप्शन, यहाँ हमें मिस्टेक्स हो गया, यहाँ पर सभे होगा। तो पंडित के जाल का जो एजेंट था कौन कौन थे? ओझा भी था, भगत भी था और सोखा भी था। तो इसका आंसर क्या होगा? घ नंबर सभे। लेखक और ओकर भतीजा चाय पिए ले कहाँ गेल हलै। लेखक के भतीजा चाय पीने के लिए किसके दुकान में गए थे? तो निरुदा के दुकान में, ख नंबर मंगरू काका के दुकान में, ग नंबर पलटू के दुकान में, घ नंबर सोखा के दुकान में। तो ये लोग किसके दुकान में चाय पीने के लिए गए थे? तो पलटू के दुकान में चाय पीने गए थे। तो इसका आंसर ग नंबर होगा। भीमा मैट्रिक परीक्षा कौन डिवीजन से पास भले, मतलब भीमा मैट्रिक परीक्षा कौन सा डिवीजन में पास किया? तो पहला ऑप्शन फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन सेकंड, तीसरा ऑप्शन थर्ड, चौथा ऑप्शन चतुर्थ। तो कौन सा डिवीजन से पास किया था? तो फर्स्ट डिवीजन से पास किया था। भीमा कहानी के लेखक के लगे, भीमा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनपूरन गोस्वामी। साला नौवा बड़ी बारह हलै, ये जो है साला नौवा बड़ी बारह हलै के कहल हथिन, मतलब ये जो है साला नौवा बड़ी मतलब बहुत तुम आगे बढ़ रहा है, यह कौन बोला था? पहला ऑप्शन पांडे, दूसरा ऑप्शन भीमा, तीसरा ऑप्शन दुष्ट लोग मतलब दुष्ट आदमी, चौथा ऑप्शन छोटवा। तो इसको जो साला नौवा तुम बड़ी जो बढ़ रहा है यह कौन बोला था? तो दुष्ट आदमी। जब भीमा रोते हुए गांव से बाहर जा रहा था
तब दुष्ट आदमी भीमा को बोला था। तो इसका आंसर गौ नंबर होगा। 19 नंबर, मगन तोर गिदट्टा बुखारे नाय मरल हो, के कहलय, मतलब मगन तुम्हारा बच्चा बुखार से नहीं मरा है बल्कि किसी डाइन ने मार दिया। यह कथन मतलब यह बात किसने बोली थी? तो कौन बोला था? तो पहला ऑप्शन सोखा, दूसरा ऑप्शन भीमा, तीसरा ऑप्शन पांडे, चौथा ऑप्शन लेखक। तो कौन बोला था? तो लेखक ने बोला था। पांडे बाबा के दामाद की हत्या के करल है? तो पंडित जी का जो दामाद है उसकी हत्या किसने की थी? पहला ऑप्शन गुंडा, दूसरा ऑप्शन शत्रु, तीसरा ऑप्शन चोर, चौथा ऑप्शन आतंकवादी। तो पंडित जी के दामाद की हत्या किसने की थी? तो आतंकवादी ने की थी। मनपूरन गोस्वामी कहाँ काम करो हले, मतलब मनपूरन गोस्वामी कहाँ काम करते थे? तो मनपूरन गोस्वामी बोकारो स्टील प्लांट में काम करते थे। इसका आंसर ख नंबर होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।